हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट में हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस के डिफरेंट टेक्निक्स को समझेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस और उसकी डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज एक कंपनी ये फाइंड आउट करना चाहती है कि उसका प्रॉफिट ग्रोथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स एक कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन लेवल प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है वो प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। मार्केट डिमांड कैसी है वो प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। प्रमोशन कैसा है वो प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है। प्राइसिंग, कंपटीशन, सेल्स लेवल, ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है। वी हैव मल्टीपल वेरिएबल्स जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। और अगर रिसर्चर को इन सभी वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करना चाहता है, अगर सपोज करिए एक रिसर्चर, तो उसके लिए इन सारे वेरिएबल्स को एक साथ एनालाइज करना काफी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी टाइप के कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स, जो कि हमें ऐसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक साथ एनालाइज करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, तो इट रिफर्स टू अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट एनालाइज मोर देन टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। अगर हम इसको मीनिंग में रखें तो कुछ ऐसा है कि ये दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ एनालाइज करता है। यानी जब हम एक सैंपल या डेटा सेट में दो से ज्यादा वेरिएबल्स को एक साथ एनालाइज करके कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसे हम ब्रॉडली मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम सिर्फ वेरिएबल्स को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि ये मल्टीपल वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। यानी जैसे हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे 6 to 7 मल्टीपल वेरिएबल्स को देखा कि इन्वेस्टमेंट, डिमांड, प्रमोशन, तो हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि हैं डिफरेंट, वो एक दूसरे से कितना कोरिलेटेड है, यानी उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है। और उसके साथ ही हम जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको ऑब्जर्व करके ये भी देखते हैं कि वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कितना एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस में सिर्फ हम वेरिएबल्स को इंडिविजुअली एनालाइज नहीं करते हैं, बल्कि हम उन वेरिएबल्स के बीच की कोरिलेशन को भी देखते हैं और ये भी चेक करते हैं कि वेरिएबल्स उस डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कितना प्रेडिक्ट कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो आई होप कि आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, उसे पहले एक कॉन्सेप्ट और आप समझिए। आपने यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और मल्टीवेरिएट के बारे में सुना होगा। तो अगर सिंपली समझे तो जो जब हम एक वेरिएबल को कंसिडर करते हैं तो हम उसे यूनिवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। जब दो वेरिएबल को कंसिडर करते हैं तो उसे हम बाईवेरिएट कहते हैं। और जब दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसे हम मल्टीवेरिएट कहते हैं। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए हम उसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड मल्टीवेरिएट एनालिसिस? हमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ती है? तो अक्सर रिसर्च स्टडीज में एक आउटकम के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स का रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम किसी कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देखना इनफ नहीं होगा। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेवल को, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को देख के हम उसके प्रॉफिट ग्रोथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्शन लेवल, मार्केट डिमांड, प्रमोशन, कंपटीशन और अदर रेलेवेंट फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। और अगर हम हर वेरिएबल को सेपरेटली एनालाइज करेंगे तो हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं मिलेगी। अगर हम सबका इंडिविजुअल इफेक्ट ऑब्जर्व करें या एनालाइज करें तो हम एक कंप्लीट पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए हम मल्टीवेरिएट टेक्निक्स का यूज करते हैं, जहां पे हम मल्टीपल वेरिएबल्स के कंबाइंड इफेक्ट और रिलेशनशिप को समझते हैं। ओके, तो ये छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, जो आप देख सकते हैं हेडिंग है फैक्टर एनालिसिस। तो आज के पार्ट में हम मल्टीवेरिएट की एक जो टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे, कैसे हम उसको सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जो मल्टीवेरिएट्स की जो कॉमन टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपने मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में सुना होगा, आपने मनोवा के बारे में सुना होगा, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो एनालिसिस होती है, आपने फैक्टर एनालिसिस के बारे में सुना होगा, क्लस्टर एनालिसिस के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के बारे में। तो ये जो टेक्निक्स मैं यहाँ पे वर्बली डिक्टेट कर रहा हूँ, ये सब मल्टीवेरिएट टेक्निक्स की कॉमन टेक्निक्स हैं। और आज के पार्ट में हम उसी में से एक टेक्निक फैक्टर एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और अदर जो टेक्निक्स है उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे। तो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं फैक्टर एनालिसिस को। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चनर है और आप लोगों से टूथपेस्ट के बारे में उनकी ओपिनियन जानना चाहते हैं। ओके, आपके पास एक क्वेश्चनर है और आप लोगों से टूथपेस्ट के बारे में उनकी ओपिनियन को जानना चाहते हैं, और आपके पास 6 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है कि डज इट प्रिवेंट कैविटीज, दूसरा क्वेश्चन डज इट स्ट्रेंथन गम्स, तीसरा क्वेश्चन डज इट प्रिवेंट्स टूथ डिके, फोर्थ क्वेश्चन डज इट गिव्स शाइनी टीथ, फिफ्थ क्वेश्चन डज इट फ्रेशन ब्रेथ, सिक्स क्वेश्चन डज इट मेक टीथ अट्रैक्टिव। तो जो ये 6 क्वेश्चन आपने फॉर्म करे, यही आपके वेरिएबल्स हैं। यानी ये पहला वेरिएबल, ये वेरिएबल टू, v1 v2 v3, इसको हम v1 से डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 6। यानी आपके पास 6 वेरिएबल्स हैं या क्वेश्चनर के आइटम्स हैं या 6 क्वेश्चंस हैं। बस टोटल 6 वेरिएबल्स हैं या क्वेश्चनर के आइटम्स हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या ये 6 क्वेश्चन रियली कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। यानी क्या ये सच में जो 6 क्वेश्चन है ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि ऐसा हो या ना भी हो। इट मीन्स कि कुछ क्वेश्चन एक्चुअली एक ही अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हो, यानी उनकी मीनिंग हो ऐसी हो, उनकी फॉर्मेशन ऐसी हो कि वो किसी न किसी तरह किसी एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं। जैसे हम अभी देखते हैं, जैसे ये हमारे 6 वेरिएबल्स हैं, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमारा पहला वेरिएबल है कि क्या ये कैविटी को प्रिवेंट करता है या नहीं। देन आप अगर थर्ड वेरिएबल को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये टूथ डिके को प्रिवेंट करता है या नहीं। देन आप फिफ्थ वेरिएबल को ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये ब्रेथ को फ्रेशन करता है या नहीं। तो अगर हम इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें थोड़ा, इनकी मीनिंग्स को, वेरिएबल 1, वेरिएबल 3 एंड वेरिएबल 5, यानी क्वेश्चन 1, 3 एंड 5 को, तो ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम इन ब्रॉडली इन क्वेश्चन को हम हेल्थ बेनिफिट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड है। यानी कि कैविटी प्रिवेंट करना, टूथ डिके को प्रिवेंट करना है, ब्रेथ को फ्रेशन करना, ये सारे हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड हैं, यानी उस टूथपेस्ट की हेल्थ बेनिफिट्स को बता रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या ये गम को स्ट्रेंथन करता है
क्वेश्चन नंबर 4 कि क्या ये टूथ को शाइनी बनाता है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या ये टीथ को अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप इन 2, 4 एंड 6 वेरिएबल को अगर देखते हैं तो आप इनको कुछ ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कि ये अपीयरेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी टूथ की स्ट्रेंथ, उसकी शाइनीनेस एंड उसकी अट्रैक्टिवनेस, यानी वो अट्रैक्टिवनेस, अपीयरेंस, या ऐसा कहें तो उसकी सोशल अपीयरेंस की बात करता है ये टूथ की, या उससे रिलेटेड है। फैक्टर एनालिसिस हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि क्या मल्टीपल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स के पीछे कुछ कॉमन अंडरलाइन डायमेंशन या फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी हमने जैसे अभी हमारे पास वेरिएबल्स कम है तो हमने ऐसे कैटेगराइज कर दिया कि ये कुछ वेरिएबल्स हेल्थ से बातें कर रहे हैं, रिलेटेड है, एंड कुछ अपीयरेंस से रिलेटेड है। तो उनके पीछे जो अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट है या कॉन्सेप्ट था वेरिएबल 1, 3 और 5 के पीछे, वो था हेल्थ, एंड जो 4, 2, 4 एंड 6 के पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो था सोशल या अपीयरेंस बेनिफिट। ओरिजिनली हमारे पास 6 ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स थे, लेकिन फैक्टर एनालिसिस के बाद हम इन्हें पोटेंशियली 2 अंडरलाइन फैक्टर्स में समराइज कर दिया हमने इनको। फैक्टर 1 हमारा जैसे तो था हेल्थ बेनिफिट्स का था, कैटेगरी 1 या फैक्टर 1, जिसमें कुछ रिलेटेड क्वेश्चनर आइटम्स हमने लोड करा, हमने पुट करा, जो कि है 1, 3 एंड 5। एंड जो फैक्टर 2 या कैटेगरी 2 हमने क्रिएट करी थी वो था सोशल या अपीयरेंस बेनिफिट, जिसमें हमने दूसरे रिलेटेड आइटम्स को लोड या पुट करा। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग 6 सेपरेट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंटली, हम उनके अंडरलाइन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे पास 6 वेरिएबल्स, हो सकता है हमारे पास 60 वेरिएबल्स ऐसे हो, तो हमें इन 60 वेरिएबल्स को इंडिविजुअली एनालाइज करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम उन्हें ऐसे डिफरेंट अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और देन उनके हम अंडरलाइन स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और यही है फैक्टर एनालिसिस का बेसिक आइडिया। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में बोले तो कि फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स हैं उनके पीछे कोई अंडरलाइन कॉन्सेप्ट या फैक्टर क्या है, हिडन फैक्टर क्या है इनके पीछे। तो हमने जैसे यहाँ पे 6 वेरिएबल को ऑब्जर्व करा और हमने बताया कि इन दोनों के पीछे, इन 6 वेरिएबल के पीछे 2 अंडरलाइन या हिडन फैक्टर्स हैं। इट मीन्स कि ये अल्टीमेटली उन्हीं दो को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं दो से रिलेटेड है, हेल्थ एंड अपीयरेंस से। तो हमने उनके पीछे कुछ छुपे हुए कॉमन अंडरलाइन फैक्टर्स को फाइंड आउट करा। इसी वजह से हम फैक्टर एनालिसिस को डेटा रिडक्शन या समराइजेशन टेक्निक भी बोलते हैं। ऐसा क्यों कि हम इसे डेटा रिडक्शन एंड समराइजेशन क्यों बोलते हैं? तो सपोज करिए आपके क्वेश्चनर में 20 या 30 क्वेश्चंस हैं। अब अगर 20, 30 क्वेश्चन, इट मीन्स कि आपके पास 20 या 30 वेरिएबल्स हैं, और अगर अब ये क्वेश्चंस कुछ कॉमन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं, यू नो कि हम इन 30 क्वेश्चंस को हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में क्लस्टर कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर एनालिसिस के हेल्प से। तो हम क्या कर सकते हैं, उन 30 वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके 5 कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं। कि सपोज करिए कि 6 वेरिएबल एक कॉन्सेप्ट में गया, 6 एक दूसरे में गया, 6 तीसरे में गया, अगेन 6 चौथे में गया, एंड अगेन 6, हमने 30 वेरिएबल्स को डिफरेंट 5 फैक्टर्स में क्लासिफाई कर दिया। तो अब एनालिसिस में हमें उन 30 वेरिएबल्स को एनालाइज नहीं करना है, हमने अपने डेटा वेरिएबल्स को रिड्यूस कर दिया, समराइज कर दिया उन 5 क्लस्टर्स में, उन 5 फैक्टर्स में हमने उसको समराइज कर दिया। तो इसीलिए हम फैक्टर एनालिसिस को डेटा रिडक्शन या समराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये था अल्टीमेटली फैक्टर एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने फैक्टर एनालिसिस में जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे, हम उसे जनरली डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
अभी तो हमारे पास वेरिएबल्स कम थे, तो हमने उनको ऑब्जर्व करके ये क्लासिफाई कर दिया दो डिफरेंट फैक्टर्स में, एक हेल्थ से रिलेटेड एंड एक सोशल अपीयरेंस से रिलेटेड। लेकिन अगर जब हमारे क्वेश्चनर में से 60, 70, 80, 100 वेरिएबल्स होंगे, तो हमें उनकी जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, अंडरलाइन डायमेंशन है, कोई लेटेंट फैक्टर है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर में, एंड फिर वहां से हम कुछ रिलेशनशिप एंड लोड फैक्टर्स को कैलकुलेट करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इनको हम कितने फैक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और किस फैक्टर्स में कौन सा वेरिएबल जाएगा। यहाँ पे हम विजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, हमें कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी होती है, देन हम वहां से इन्फर करते हैं कि हमें किन फैक्टर्स में कौन से वेरिएबल्स को पुट करना है। अच्छा, तो अब फैक्टर एनालिसिस में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप यहाँ पे रीड करेंगे कि फैक्टर एनालिसिस इज एन इंटरडिपेंडेंस टेक्निक। अब इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि फैक्टर एनालिसिस को इंटरडिपेंडेंस टेक्निक क्यों कहा जाता है, तो इसको हम समझते हैं। फैक्टर एनालिसिस को एक इंटरडिपेंडेंस टेक्निक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स के एक पूरे सेट के बीच जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप प्रेजेंट है उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि फैक्टर एनालिसिस मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक पार्ट है, तो इट मींस कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। तो जो मल्टीपल वेरियस वेरिएबल्स के बीच में जो जो एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप प्रेजेंट है, हम उसको एग्जामिन करते हैं, इसीलिए हम इसे इंटरडिपेंडेंस टेक्निक कहते हैं। जैसे इसको आप रिग्रेशन एनालिसिस से कंपेयर कर सकते हैं, करके समझ सकते हैं। जैसे जनरली हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस में एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आउटकम वेरिएबल होता है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेडिक्टर्स वेरिएबल होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करके उसकी इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे कि सपोज करिए कि स्टडी आवर्स की इंक्रीज या डिक्रीज होने से एग्जामिनेशन में मार्क्स या एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है या नहीं। तो यहाँ हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो एकेडमिक परफॉर्मेंस या एग्जाम में मार्क्स है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और जो स्टडी आर है जिसको हम इंक्रीज या डिक्रीज करें वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मतलब हम ये एग्जामिन कर रहे हैं कि स्टडी आवर्स में चेंज एग्जाम मार्क्स को कैसे प्रिडिक्ट एक्सप्लेन करता है। लेकिन फैक्टर एनालिसिस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ हमारे पास फैक्टर एनालिसिस में कोई क्लियरली डिफाइंड वेरिएबल जो जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकें वो प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि हम सारे वेरिएबल्स को एक साथ कंसिडर करते हैं और ये देखते हैं कि उन वेरिएबल्स की आपस के बीच में रिलेशनशिप कैसी है। यानी हम यहाँ पर रिग्रेशन जैसा कुछ एनालिसिस नहीं करते जहां हमारे पास पहले से ही प्रीसेट वेरिएबल्स हो कि ये डिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम यहाँ फैक्टर एनालिसिस में जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं उनको साइमल्टेनियसली एनालाइज करते हैं उनकी रिलेशनशिप को। जैसे सपोज करिए कि अगर क्वेश्चनर में 10 क्वेश्चन है, तो हम फैक्टर एनालिसिस ये नहीं पूछेगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है या कौन सा इंडिपेंडेंट है, बल्कि हम ये देखते हैं कि कौन से वेरिएबल्स आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड है और क्या इन रिलेशनशिप के पीछे कोई कॉमन अंडरलाइन फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसी वजह से फैक्टर एनालिसिस को इंटरडिपेंडेंस टेक्निक कहते हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि
फैक्टर क्या होता है? अभी हमने फैक्टर एनालिसिस में फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं बहुत सारी। तो फैक्टर होता क्या है? इसकी मीनिंग क्या है? एक्चुअली ये होता क्या है? तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस डिफिनेशन को रीड करें तो अ फैक्टर इज एन अंडरलाइन और हिडन डायमेंशन दैट एक्सप्लेन व्हाई सेवरल वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड विद ईच अदर। यानी फैक्टर एक ऐसा हिडन या अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जो मल्टीपल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स के कॉमन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप इस डिफिनेशन को ऐसे समझें कि फैक्टर हम एक ऐसा हिडन या लेटेंट या अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है जो मल्टीपल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स के कॉमन रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। जैसे हमने देखा था कि अब एग्जांपल में कि ये जो V1, V3 एंड V5 जो वेरिएबल्स हैं, इनका जो फैक्टर है वो है हेल्थ बेनिफिट्स, यानी जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है इनका ये हेल्थ बेनिफिट है। एंड V2, V4 एंड V6 का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो सोशल अपीयरेंस बेनिफिट्स है। इन दोनों को हम फैक्टर्स कह सकते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट फैक्टर 1 एंड सोशल और अपीयरेंस बेनिफिट्स फैक्टर 2। ओके, ये उनकी कॉमन अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, हेल्थ बेनिफिट या सोशल या अपीयरेंस बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमन एरर है कि हमने यहाँ पे रिस्पोंडेंट से ये नहीं पूछा कि आप इन क्वेश्चंस को हेल्थ बेनिफिट्स में पुट करेंगे और इन क्वेश्चंस को अपीयरेंस बेनिफिट में। हमने ये नहीं पूछा उन रिस्पोंडेंट से। इंस्टेड हमने उनसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे और उन क्वेश्चंस के रिलेशनशिप को देखकर एक अंडरलाइन फैक्टर आइडेंटिफाई करा। इसीलिए फैक्टर एनालिसिस में फैक्टर्स को जनरली लैटेंट डायमेंशंस भी कहा जाता है, यानी छुपे हुए, हिडन। ओके, देन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाई डू वी यूज फैक्टर एनालिसिस। तो इसके मल्टीपल पर्पजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला पर्पज है कि हिडन डायमेंशन को फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना। तो रिसर्च में हमारे पास कई बार बहुत सारे ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इन वेरिएबल्स के पीछे कौन से अंडरलाइन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके क्वेश्चनर में 10 क्वेश्चनर आइटम्स हैं, यानी 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप फैक्टर एनालिसिस के हेल्प से आप ये डिस्कवर कर सकते हैं कि ये जो 10 आइटम है इनके पीछे कौन से वो कॉन्सेप्ट है जो इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड आपने जब फैक्टर एनालिसिस करा तो आपने फाइंड करा कि जो 3 अंडरलाइन फैक्टर्स है ये अल्टीमेटली इन 10 क्वेश्चन आइटम्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी ये 3 अंडरलाइन फैक्टर्स अल्टीमेटली इन 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने वो कर दिया, हमने क्लासिफाई कर दिया कि पहले फैक्टर में 4 क्वेश्चन जाएंगे, देन दूसरे फैक्टर में 3 और तीसरे फैक्टर में 3। तो हम ऐसे क्वेश्चनर के आइटम्स को एनालाइज करके ये डिस्कवर कर सकते हैं कि उनके पीछे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट या फैक्टर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, और हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम उसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं फैक्टर एनालिसिस में। ओके, देन नेक्स्ट पर्पस है रिड्यूस वेरिएबल्स। तो हमने बात करी थी कि फैक्टर एनालिसिस को हम डेटा रिडक्शन या डेटा समराइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था कि सपोज करिए आपके क्वेश्चन में 30 आइटम्स हैं। अब आप अगर आपको इन 30 आइटम्स को डायरेक्टली किसी फर्दर एनालिसिस में यूज करना है तो एनालिसिस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। तो हम फैक्टर एनालिसिस की हेल्प से इन 30 वेरिएबल्स को कुछ कॉमन फैक्टर्स में ग्रुप कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ ऑल 30 वेरिएबल्स सेपरेटली, हम इन 30 वेरिएबल्स को 5 या 5 ब्रॉडर फैक्टर्स को यूज करके
सिंप्लीफाई या समराइज कर सकते हैं। तो फैक्टर एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल 30 वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। रेदर हम उन वेरिएबल्स के अंडरलाइन कॉमन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फैक्टर स्कोर्स या कोई अदर अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन को फर्दर एनालिसिस में यूज करते हैं। अभी हम समझेंगे कैसे हम डेटा रिडक्शन करते हैं, वेरिएबल्स को फैक्टर स्कोर्स असाइन करते हैं। ये सारा आज का एनालिसिस में हमारा पार्ट है। अभी थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में मूव नहीं कर सकते। देन आपको वहां समझना इन टर्म्स को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, स्कोर क्या होता है, कम्युनिटी क्या होती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन सेकंड पार्ट में हम इस वीडियो के सॉफ्टवेयर में कैसे उसको एनालाइज करते हैं ये समझेंगे। देन फैक्टर एनालिसिस का थर्ड पर्पस है कि ये हमें रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपने अभी ऊपर देखा कि जो हमने एक फैक्टर आइडेंटिफाई करा हेल्थ बेनिफिट्स का, और इस फैक्टर में 3 डिफरेंट क्वेश्चंस लोड हो रहे थे, यानी हम उसको क्लासिफाई कर रहे थे। पहला जो था कैविटी को प्रिवेंट करने वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था गम्स को स्ट्रेंथ करने वाला क्वेश्चन, एंड तीसरा क्वेश्चन था टूथ डीके को प्रिवेंट करने वाला क्वेश्चन, यानी वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल्स को हमने लोड करा था। आप ये टर्म को नोटिस करिएगा, लोड करा था हमने इस फैक्टर में, इन 3 वेरिएबल्स को लोड करा था। आगे हम डिस्कस करेंगे लोडिंग क्या होती है। अब रिसर्चर को हो सकता है कि हर एनालिसिस में इन तीनों वेरिएबल्स को यूज करने की जरूरत ना हो। इंस्टेड रिसर्चर इन वेरिएबल्स में से एक ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट कर सकता है जो फैक्टर को बेस्ट रिप्रेजेंट करता हो। जैसे हमने देखा कि फैक्टर 1 जो है हेल्थ बेनिफिट्स, इसमें 3 लोड्स हैं, पहला कैविटी, दूसरा गम्स एंड टूथ को प्रिवेंट करना। अब इस तीनों में से हम एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि अल्टीमेटली इस फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे सपोज करिए हमने जो कैविटी प्रिवेंट करने वाला वेरिएबल इसको सिलेक्ट करा रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल के तौर पे, तो इट मींस कि ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स इस फैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल है। यानी इस फैक्टर के जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स भी हैं। यानी ये अब वेरिएबल इन दो वेरिएबल्स को भी डिस्कस कर रहा है और इस फैक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल। तो ऐसे सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स को हम सरोगेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अच्छा, सरोगेट वेरिएबल क्या होता है? तो हमने अभी डिस्कस करा कि जो रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स होता है जिसको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल चूज करते हैं। तो अगर सरोगेट वेरिएबल की डिफिनेशन देखें तो अ सरोगेट वेरिएबल इज अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल्स सेलेक्टेड फॉर यूज इन सब्सिक्वेंट एनालिसिस। यानी जब मल्टीपल ओरिजिनल वेरिएबल्स एक कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिसर्चर उनमें से एक कुछ कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल को सिलेक्ट करता है। जैसे हमने अभी यहाँ पे प्रिवेंट कैविटीज वेरिएबल को सिलेक्ट करा। सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे सपोज करिए हमारे पास 30 क्वेश्चनर के आइटम्स थे, फिर उनमें हमने फैक्टर एनालिसिस करके 5 फैक्टर्स डिसाइड करे, एंड देन उसमें भी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल को सिलेक्ट करा, उसे हम सरोगेट वेरिएबल कहते हैं। तो अब तक हमने समझा कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है और फैक्टर एनालिसिस कब यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या है। ओके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अब तक हमने समझा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे फैक्टर एनालिसिस के मॉडल को और उससे एसोसिएटेड कुछ की स्टैटिस्टिक्स यानी कुछ की टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये, अगर हम फैक्टर एनालिसिस के मॉडल को मैथमेटिकली प्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और उसकी कुछ इंटरप्रिटेशंस ये ऐसी वेरिएबल्स की डिफिनीशंस। तो अभी हम वेरिएबल को नहीं समझेंगे, इस मैथमेटिकल मॉडल को नहीं समझेंगे।
अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे कि फैक्टर एनालिसिस होता क्या है। जब हम सॉफ्टवेयर पे वर्क करेंगे तो वहां पे आप इस मैथमेटिकल मॉडल को इजीली समझ सकते हैं। जब हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी तब वो मॉडल समझना काफी इजी होगा। अभी यहाँ पे आप इस मॉडल को समझना आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। तो हम कुछ जो की स्टैटिस्टिक्स हैं इस फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड, इस फैक्टर एनालिसिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसको समझते हैं। देन हम सॉफ्टवेयर में कैसे फैक्टर एनालिसिस करते हैं ये समझेंगे। मैं आपको बता दूं कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना, इन सारे स्टैटिस्टिक्स टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्टर एनालिसिस का कोर है, ये बेस है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आपके लिए फैक्टर एनालिसिस समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आज हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। स्केयर होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए हम वन बाय वन समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बार्टलेट्स टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी। आपने स्फेयर के बारे में सुना होगा ना, ये भी वैसा ही है। तो आप इस देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है एंड उसकी मीनिंग है एंड उसकी इंटरप्रिटेशन है कि कैसे इसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसकी मीनिंग क्या है। ये टेबल को मैंने डिजाइन कराया ऐसे कुछ सिंपल रखने के लिए। तो जो बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी है, इसकी मीनिंग ये है कि इस टेस्ट का मेन पर्पस ये एग्जामिन करना है कि पॉपुलेशन में वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं या नहीं। अच्छा, अभी आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये कुछ हाइपोथेसिस के फॉर्म में लिखा है। तो हम जो बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी होती है इसमें हम एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, नल हाइपोथेसिस, कि वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, अनकोरिलेटेड है, सॉरी। हम एक नल हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं कि वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है। लेकिन फैक्टर एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि जो वेरिएबल्स हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, क्वेश्चनर के आइटम्स हैं, वो कोरिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली रिलेटेड होने चाहिए, उनके बीच की रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब हमने नल हाइपोथेसिस फॉर्म करा, उसका रिवर्स फॉर्म करा कि वेरिएबल्स हमारे अनकोरिलेटेड हैं, तो हमारा मेन पर्पस इस टेस्ट में ये होता है कि हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और ये पुट करें कि सारे वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं। ओके। तो यहाँ पे हम बार्टलेट टेस्ट में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि नहीं हमारे सारे वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ओके। इसकी ये मीनिंग होती है। यानी अगर फैक्टर एनालिसिस में या फैक्टर एनालिसिस तभी यूजफुल होगा जब हमारे वेरिएबल्स के बीच कुछ मीनिंगफुल कोरिलेशन प्रेजेंट होगी। अगर उन वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई मीनिंगफुल स्ट्रांग रिलेशनशिप नहीं है तो आप फैक्टर एनालिसिस कर ही नहीं सकते। तो बार्टलेट टेस्ट बेसिकली यही टेस्ट करता है। यानी हर वेरिएबल के साथ उनकी रिलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जैसे कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन है कि अगर 1 के करीब है तो स्ट्रांग पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात है, एंड 0 के करीब है तो अनकोरि रिलेशन की बात है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से उनकी आर वैल्यू इक्वल टू 1 होनी चाहिए। वेरिएबल 1 की वेरिएबल 1 से कोरिलेशन 1 होनी चाहिए, वेरिएबल 2 की वेरिएबल 2 से कोरिलेशन 1 होनी चाहिए। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो है कम्युनिनैलिटी की। तो जो ये टर्म है ये हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की कितनी वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कॉमन फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन हो रही है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कम्युनैलिटी हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की कितनी वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कॉमन फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन हो रही है। जब हम एनालाइज करेंगे तो आप सॉफ्टवेयर में तो आप कम्युनैलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कि फैक्टर एनालिसिस के बाद जो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं
वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। जैसे हमने फैक्टर एनालिसिस करा तो दो फैक्टर आइडेंटिफाई करे, हेल्थ बेनिफिट्स एंड अपीयरेंस रिलेटेड। तो हमने उनको एक्सट्रैक्ट करा उन दो फैक्टर्स को, तो हम ये कम्युनैलिटी में ये फाइंड करते हैं कि या कम्युनिटी हमें ये बताती है कि वो फैक्टर्स जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे है कि अगर कम्युनैलिटी हाई है तो इसका मतलब कि एक्सट्रैक्टेड फैक्टर्स उस वेरिएबल की वेरिएंस का रिलेटिवली लार्जर प्रोपोर्शन है एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि अगर किसी वेरिएबल की कम्युनैलिटी 0.80 है तो अप्रोक्सीमेटली 80% वेरिएंस कॉमन फैक्टर से एक्सप्लेन हो रहे हैं। एंड अगर कम्युनैलिटी लो है तो इसका मतलब हो सकता है कि एक्सट्रैक्टेड फैक्टर्स उस वेरिएबल को एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये है कि अगर हायर कम्युनैलिटी है तो इट मींस कि फैक्टर्स वेरिएबल को बेटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, देन जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कोरिलेशन मैट्रिक्स की। तो आपने कोरिलेशन को समझा होगा कि कोरिलेशन क्या होता है। हम वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को देखते हैं, उनके बीच में कोरिलेशन को ऑब्जर्व करते हैं। यानी हम चेक करते हैं कि वेरिएबल वन वेरिएबल टू से कितना रिलेटेड है, वेरिएबल वन वेरिएबल थ्री से कितना रिलेटेड है। जो नॉर्मल कोरिलेशन होता है उसी की बात होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसी तरह हम सभी वेरिएबल्स के बीच में पेयर वाइज कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। एंड फैक्टर एनालिसिस के लिए जनरली हमें वेरिएबल्स के बीच मीनिंगफुल और रीजनेबली स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहनी चाहिए, प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर सारे वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली अनरिलेटेड हैं तो फैक्टर एनालिसिस हम कर ही नहीं सकते, उसकी यूजफुलनेस ही नहीं है, मीनिंगफुलनेस ही नहीं है फैक्टर एनालिसिस की करने की। तो सिंपल रूल यही है कि उन सारे वेरिएबल्स के बीच में एक मीनिंगफुल कोरिलेशन होनी चाहिए और वो कोरिलेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोरिलेशन उनके बीच में लो होगी तो हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। जब एनालिसिस हम सॉफ्टवेयर में करेंगे तो हमारे पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स ओपन होगी, वहां से हम ये देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसी है। देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एज एंड वैल्यूज का है। तो अब ये क्या, इसको समझते हैं। तो एज एंड वैल्यूज एक फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन की गई टोटल वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है। टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन बाय ईच फैक्टर, मान एक फैक्टर कितना टोटल वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ये हम फाइंड आउट करते हैं एज एंड वैल्यू से। यानी सिंपल वर्ड्स में इसको समझे तो कौन सा फैक्टर डेटा में कितनी इंफॉर्मेशन या वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अगर किसी फैक्टर की एजेंट वैल्यू रिलेटिवली लार्ज है तो वो फैक्टर डेटा के लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, अच्छा एजेंट वैल्यूज हम कितने फैक्टर्स डिसाइड होंगे ये आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। इसी एजेंट वैल्यू से क्राइटेरिया पे हम ये फैक्टर्स क्लासिफाई होते हैं, कितने फैक्टर बनेंगे। ओके, अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एजेंट वैल्यूज के बारे में कि कैसे हम फैक्टर्स इसके बेस पे डिसाइड करते हैं और होता है सॉफ्टवेयर में। देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर लोडिंग्स का। हमने लोडिंग की बात करी थी कि हमने एक फैक्टर में इतने वेरिएबल्स को लोड करा। जो हेल्थ बेनिफिट्स है वहां पे हमने तीन क्वेश्चनर के आइटम्स यानी तीन वेरिएबल्स को लोड करा। तो फैक्टर लोडिंग बेसिकली एक वेरिएबल और फैक्टर के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। यानी एक पर्टिकुलर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फैक्टर के साथ कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है। ओके, आगे हम अभी इसको देखेंगे कि फैक्टर लोडिंग्स क्या है। इसकी जो जनरल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हायर एब्सोल्यूट फैक्टर लोडिंग है तो स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड फैक्टर प्रेजेंट रहती है। ओके,
इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी थियोरेटिकली समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप वहां पे विजुअली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा फैक्टर लोडिंग्स और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसी है, और आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर लोडिंग प्लॉट का। तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर वेरिएबल्स को उनके फैक्टर लोडिंग्स के बेसिस पर प्लॉट किया जाता है। इस प्लॉट को आप एक समझ सकते हैं विजुअल मैप की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर दो वेरिएबल्स प्लॉट में एक दूसरे के क्लोज हैं तो जो जनरली वो वेरिएबल्स सिमिलर अंडरलाइन डायमेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और अगर वेरिएबल्स एक दूसरे से काफी फार हैं, दूर हैं, तो हो सकता है कि वो डिफरेंट अंडरलाइन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। देन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है फैक्टर मैट्रिक्स का। तो फैक्टर मैट्रिक्स में हमें जो एक्सट्रैक्टेड फैक्टर्स के अगेंस्ट सभी वेरिएबल्स के फैक्टर लोडिंग्स शो किए जाते हैं, यानी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। यानी हमें ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल किस फैक्टर के साथ कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है। जैसे हमने देखा था कि जो वेरिएबल वन, वेरिएबल थ्री एंड वेरिएबल फाइव का फैक्टर वन पे हाई लोड था, यानी वो हेल्थ बेनिफिट्स में क्लासिफाई हो रहे थे, तो हम वो फैक्टर मैट्रिक्स के बेस पे ही क्लासिफाई करते हैं। जैसे ये लेबल्स क्लासिफाई करना टाइप है ये सिचुएशन। देन नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर स्कोर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर स्कोर एक इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट के लिए डिराइव्ड फैक्टर्स पर उसका एस्टिमेटेड स्कोर रिप्रेजेंट करता है, यानी कंपोजिट स्कोर एस्टिमेटेड फॉर ईच रिस्पोंडेंट ऑन द डिराइव्ड फैक्टर्स। यानी अगर हमने क्वेश्चनर से दो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे, पहला फैक्टर हेल्थ बेनिफिट्स एंड दूसरा फैक्टर अपीयरेंस बेनिफिट्स, तो हर रिस्पोंडेंट के लिए हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि उसका हेल्थ बेनिफिट्स फैक्टर स्कोर क्या है और अपीयरेंस बेनिफिट फैक्टर स्कोर क्या है, एंड इसका यूज हम बाद में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कर सकते हैं, जैसे कि रिग्रेशन क्लस्टरिंग या कोई अदर एनालिसिस के लिए हम कर सकते हैं स्कोर्स को कैलकुलेट करके। देन नेक्स्ट पॉइंट है कैसर मेयर ओल्किन केएमओ मेजर ऑफ सैंपलिंग एडिक्वेसी। इसे शॉर्ट में केएमओ कहा जाता है। तो जो केएमओ का पर्पस होता है ये असेस करना कि हमारे डेटा में फैक्टर एनालिसिस के लिए सफिशिएंट कॉमन वेरिएंस प्रेजेंट है या नहीं, यानी क्या हमारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए सुटेबल है या नहीं। जैसे हमने अभी ऊपर डिसाइड करा था कि हम बार्टलेट टेस्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे सारे वेरिएबल्स एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड होने चाहिए, तभी हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। उसी का दूसरा मेथड और है जहां पे हम एनालाइज करते हैं कि वेरिएबल्स एक दूसरे से काफी रिलेटेड हैं या नहीं, उसका नाम है केएमओ यानी कैसर मेयर ओल्किन टेस्ट। इस टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करना है या नहीं। केएमओ की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच में होती है, और अगर हायर केएमओ की वैल्यू आ रही है तो इट मींस कि बेटर सुटेबिलिटी है, यानी कि कोरिलेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, और हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएंस हमें ये बताता है कि टोटल वेरिएंस का कितना परसेंटेज एक पर्टिकुलर फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे सपोज करिए कि फैक्टर वन 35% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहा है, फैक्टर टू 20% को एक्सप्लेन कर रहा है, एंड फैक्टर थ्री 10% को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये तीनों फैक्टर्स कलेक्टिवली 65% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे एनालिसिस में। तो जनरली हायर परसेंटेज का मतलब ये है कि फैक्टर डेटा की ओवरऑल वेरिएबिलिटी लार्जली एक्सप्लेन हो रही है। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट है रेजिडुअल्स क्या। तो रेजिडुअल्स मींस कि ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन और फैक्टर मॉडल से जो
रिप्रोड्यूस कोरिलेशन है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है? यानी ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन और फैक्टर मॉडल से रिप्रोड्यूस कोरिलेशन के बीच का डिफरेंस क्या है? ये रेजिडुअल शो करता है। यानी फैक्टर एनालिसिस में हम एक फैक्टर सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल कोरिलेशन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और अब ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन और रिप्रोड्यूस कोरिलेशन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे रेजिडुअल्स कहा जाता है। यानी कि अगर स्मॉलर नंबर में रेजिडुअल्स हैं तो इट मींस कि बेटर फिट ऑफ द फैक्टर सॉल्यूशन टू द ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन, इसकी ये एनालिसिस है। अभी हम समझेंगे कि ऑब्जर्व्ड और रिप्रोड्यूस कोरिलेशन टेबल क्या है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्क्री प्लॉट का। तो स्क्री प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ फैक्टर्स को पुट करते हैं और वाई एक्सिस पे एज एंड वैल्यूज को पुट करते हैं। और ये एनालाइज करते हैं इसमें कि जैसे जैसे फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं एज एंड वैल्यूज डिक्रीज होती रहती हैं। और ग्राफ में एक पॉइंट आता है जहां कर्व हमारा शार्पली डिक्रीज होने के बाद रिलेटिवली फ्लैट हो जाता है। इस पॉइंट को हम एल्बो कहते हैं, मतलब एल शेप की तरह वो दिखेगा आपको। तो ये स्क्री प्लॉट से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते थे हमें कितने फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि हम एज एंड वैल्यूज के बेस पर डिसाइड करते हैं कितने फैक्टर्स क्रिएट हो गए। सिमिलरली स्क्री प्लॉट को भी ऑब्जर्व करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने फैक्टर्स क्रिएट होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे। ओके। आप देख सकते हैं कि ये कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज, कॉमन स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि फैक्टर एनालिसिस से एसोसिएटेड है। इनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने देखा कि फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, व्हाई डू वी यूज फैक्टर एनालिसिस, एंड उससे रिलेटेड की स्टैटिस्टिक्स को समझा। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कि फैक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, हाउ डू वी कंडक्ट फैक्टर एनालिसिस। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने फ्लो चार्ट क्रिएट करा है। इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करके हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं, एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करते हैं एंड फैक्टर एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। देन थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। देन फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। देन फिफ्थ स्टेप है रोटेट फैक्टर्स। सिक्स स्टेप है इंटरप्रेट करना फैक्टर्स को, एंड इंटरप्रिटेशन में हम फैक्टर स्कोर्स एंड सरोगेट वेरिएबल्स को सिलेक्ट करते हैं, एंड लास्टली हम मॉडल फिट को मैथमेटिकली डिटरमिन करते हैं। तो अब हम इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन समझेंगे कि ये क्या है, इनको डिटेल में। और इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करके सॉफ्टवेयर में फैक्टर एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। किसी भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को कंडक्ट करने से पहले हमें ये क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फैक्टर एनालिसिस में भी हमें सिमिलरली ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हम फैक्टर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, हम कौन से वेरिएबल्स को इंक्लूड करने वाले हैं, हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने एनालाइज करेंगे, और हम डेटा को किस पर्पस के लिए रिड्यूस या समराइज करना चाहते हैं। तो ये सारे डिसीजन हम इस स्टेप में लेते हैं जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। ओके। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वेरिएबल्स है ये इंटरवल या रेशियो स्केल के होने चाहिए, एंड जो हमारा सैंपल साइज है वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि हम मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को एस्टिमेट करते हैं फैक्टर एनालिसिस में। तो एडिक्वेट सैंपल साइज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने ऊपर अभी देखा था कि कैसे हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करी थी। जैसे हमारी प्रॉब्लम थी कि हमने टूथपेस्ट के कंज्यूमर परसेप्शन को स्टडी करना हमारी प्रॉब्लम थी। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन फ्रेम करे थे, यानी वेरिएबल्स थे हमारे, क्वेश्चन आइटम्स थे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन डायमेंशन दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ टूथपेस्ट, यानी हम उस अंडरलाइन डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कंज्यूमर की परसेप्शन रिलेटेड टू टूथपेस्ट एक्सप्लेन करता है। ओके, तो यहाँ हम देखना चाहेंगे क्या ये 6 क्वेश्चन कुछ कॉमन अंडरलाइन फैक्टर पे रिप्रेजेंट करता है या नहीं। यानी जैसे हमने अभी अब कुछ क्वेश्चंस को इनमें से हेल्थ बेनिफिट्स में क्लासिफाई करा था एंड कुछ को सोशल एंड अपीयरेंस बेनिफिट में क्लासिफाई करा था। तो ये जो सारा वर्क होता है ये हम स्टेप 1 में करते हैं, जहां पे हम फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोरिलेशन मैट्रिक्स। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था कि जो हम फैक्टर एनालिसिस में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन काफी हाई होनी चाहिए। और इसके लिए हमने क्या दो मेथड आइडेंटिफाई करे थे कि हम बार्टलेट टेस्ट यूज करते हैं और कैसर मेयर ऑल्किन टेस्ट यूज करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उन वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग एंड हाई कोरिलेशन प्रेजेंट है या नहीं। ओके, फैक्टर एनालिसिस तभी मीनिंगफुल होता है जब वेरिएबल्स के बीच में कुछ मीनिंगफुल कोरिलेशन प्रेजेंट हो। अगर हमारे वेरिएबल्स कंप्लीटली अनरिलेटेड हैं तो उनके पीछे कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होगा। इसीलिए हम कोरिलेशन मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं। और कोरिलेशन मैट्रिक्स हम ये बताते हैं कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 से कितना रिलेटेड है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 3 से कितना रिलेटेड है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 4 से कितना रिलेटेड है। तो इसी तरह हम सभी वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को एग्जामिन करते हैं। तो इस स्टेज पे हम दो इंपॉर्टेंट मेजर्स को कॉमनली एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। पहला मेथड है बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी और दूसरा मेथड है कैसर मेयर ऑल्किन मेजर ऑफ सैंपलिंग एडिक्वेसी, यानी केएमओ। तो हम बार्टलेट टेस्ट को समझते हैं। तो बार्टलेट टेस्ट का यूज ये टेस्ट करना होता है कि क्या पॉपुलेशन में वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं या नहीं। हमने अभी डिस्कस करा था कि हम बार्टलेट टेस्ट में नल हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं कि पॉपुलेशन में वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड हैं, और हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें और ये इन्फर करें कि पॉपुलेशन में वेरिएबल्स कोरिलेटेड हैं, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सपोर्ट करें। अच्छा, जो नल हाइपोथेसिस यहाँ होता है इसको हम ऐसे फ्रेम करते हैं कि पॉपुलेशन के जो आइटम्स है वो अनकोरिलेटेड है, वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है पॉपुलेशन से, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप यहाँ विजुअली देख सकते हैं, जहां पे एक मैट्रिक्स में डायगोनली वैल्यूज 1 1 1 होती हैं और जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज होती हैं वो जीरोस होती हैं। तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी हर वेरिएबल खुद के साथ परफेक्टली कोरिलेटेड है लेकिन दूसरे वेरिएबल के साथ कोरिलेशन नहीं है। अगर बार्टलेट टेस्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, यानी जनरली अगर p इज लेस देन 0.05, तो हम कंक्लूड करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच सफिशिएंट कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है और फैक्टर एनालिसिस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यानी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिनेरियो नहीं है। देन नेक्स्ट होता है केएमओ टेस्ट। तो केएमओ ये असेस करता है कि हमारे वेरिएबल्स के बीच जो कोरिलेशन है
उन्हें कॉमन अंडरलाइन फैक्टर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है या नहीं। QMO का मेन पर्पज यही है कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में जो कोरिलेशन है उन्हें हम किसी कॉमन अंडरलाइन फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं। क्या हमारा डेटा फैक्टर एनालिसिस के लिए सुटेबल है या नहीं। केएमओ का मेन पर्पज यही होता है, आइडेंटिफाई करना। और केएमओ की वैल्यू जनरली 0 से 1 के बीच में लाई करती है। हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। और केएमओ की इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे है कि अगर केएमओ बिलो 0.50 है तो ये कॉमनली इनएडिक्वेट माना जाता है, अप्रोप्रिएट नहीं है फैक्टर एनालिसिस के लिए हमारा डेटा। हम हाई वैल्यूज बिटवीन 0.5 से 1 के बीच में प्रेफर करते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि हम फैक्टर एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट है। तो हम जैसे देखा आपने, जैसे हमने पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करा, देन हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स फ्रेम करके इन दोनों टेस्ट को आइडेंटिफाई करा और ये इन्फर करा कि हम फैक्टर एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। हम फैक्टर एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब हमारे वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशंस प्रेजेंट होगी। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ द मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस। अच्छा, फैक्टर एनालिसिस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। तो कॉमनली जो डिस्कस टू अप्रोचेस है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यानी पीसीए, एंड दूसरा है कॉमन फैक्टर एनालिसिस, या इसे हम प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग भी बोलते हैं। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या है, उनकी सुटेबिलिटी क्या है, कब हम यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए को समझते हैं। तो पीसीए में डेटा की जो टोटल वेरिएंस को कंसिडर किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि द टोटल वेरिएंस इन द डेटा इज कंसिडर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेरिएंस को मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना। यानी यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, कि इसका पर्पस ही होता है कि कम से कम फैक्टर्स को यूज करके हमारे सारे वेरिएबल्स को कवर कर ले, यानी मैक्सिमम वेरिएंस को कम फैक्टर्स में एक्सप्लेन कर ले। यानी 2 3 या 4 फैक्टर्स को यूज करके ये 50 या 60 वेरिएबल्स को या वेरिएंसेस को एक्सप्लेन कर ले। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का। यानी हमने 20 वेरिएबल सपोज करिए, उनको क्रिएट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स या 4 फैक्टर्स क्रिएट करें, और ये 4 फैक्टर्स ही कंप्लीटली इन 20 वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनको 100% कैप्चर कर रहे हैं इनकी इनकी इंफॉर्मेशन को। यानी हमने फ्यूअर कंपोनेंट्स, फ्यूअर फैक्टर्स में ही उन बहुत सारे वेरिएबल्स को समराइज कर दिया। पीसीए को पर्टिकुलरली तब यूज किया जाता है जब हम रिसर्चर एक डेटा रिडक्शन मेथड फॉलो कर रहा है, यानी वो नंबर्स को रिड्यूस करना चाहता है, तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को एक रिसर्चर प्रेफर करता है। अब दूसरा जो अप्रोच है वो है कॉमन फैक्टर एनालिसिस का। तो इस अप्रोच का मेन फोकस होता है कॉमन वेरिएंस पे फोकस करना। यानी हम उन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जो वेरिएबल्स के बीच शेयर्ड वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है, शेयर्ड वेरिएंस को। ये अप्रोच तब यूजफुल हो सकती है जब रिसर्चर का मेन ऑब्जेक्टिव हो कि वेरिएबल्स के पीछे कोई प्रेजेंट अंडरलाइन डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना हो। यानी हम किसी कॉमन या शेयर्ड वेरिएंस पे फोकस करते हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग भी बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, देन हम कोरिलेशन मैट्रिक्स की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि वेरिएबल्स कोरिलेटेड है या नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम फैक्टर एनालिसिस हम किस मेथड से करेंगे ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो मेथड है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या कॉमन फैक्टर एनालिसिस। मोस्टली हम प्रिंसिपल फैक्टर एनालिसिस पीसीए को ही प्रेफर करते हैं।
देन जो नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कितने फैक्टर्स रिटेन करने चाहिए। फैक्टरिंग में, फैक्टर एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ये है। तो ये डिसाइड करने के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। एजेन वैल्यूज मेथड है, हमने अभी डिस्कस करा था। स्क्री प्लॉट मेथड है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस मेथड है, अब प्रायोरी डिटर्मिनेशन मेथड ये है। हम वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहला मेथड है एजेन वैल्यूज मेथड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजेन वैल्यूज इज ग्रेटर देन 1। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम कि जिन फैक्टर्स की एजेन वैल्यूज 1 से ग्रेटर होती है, हम उन्हें रिटेन करते हैं या उन्हें रिटेन करने के लिए कंसिडर करते हैं। ओके, इट मीन्स कि हम डिसाइड करते हैं कि अगर एजेन वैल्यूज 1 से अबव जिनकी आ रही है, जिन फैक्टर्स की, जिन वेरिएबल्स की, सॉरी, तो हम उनको रिटेन करते हैं। उन्हीं दो फैक्टर्स, अगर दो वेरिएबल्स की एजेन वैल्यूज आ रही हैं अबव 1, तो हम दो फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन हम सिर्फ एजेन वैल्यूज के बेसिस पे फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं। हमें और भी सपोर्टिंग एविडेंस देखने होता है कि हमें कितने फैक्टर्स हैं। कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, देन जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्क्री प्लॉट का। तो इस मेथड में हम फैक्टर्स के एजेन वैल्यूज को ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं, विजुअली ऑब्जर्व करते हैं, और हम देखते हैं कि ग्राफ में कहाँ चेंज आ रहा है, कहाँ एक डिक्लाइन आ रहा है, कहाँ ग्राफ फ्लैट लाइन हो रहा है, एल्बो बन रही है, कोई ब्रेक हो रहा है उस ग्राफ में, उस ग्राफ में कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, तो जहां भी वो ट्विस्ट होगा, जहां भी ब्रेक होगा, सपोज करिए जिस वैल्यू पे अगर 1 2 3 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है, तो हम 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मेथड है परसेंटेज ऑफ वेरिएंस मेथड। तो यहां हम देखते हैं कि एक्सट्रैक्टेड फैक्टर्स कलेक्टिवली टोटल वेरिएंस का कितना परसेंटेज एक्सप्लेन कर रहा है। अभी जब हम एनालिसिस सॉफ्टवेयर में करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ वेरिएबल्स हमारे फैक्टर्स को 70% 80% उन एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ एक दो वेरिएबल ही, नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कुछ एक दो वेरिएबल या 3 वेरिएबल ही अप्रोक्स 70 या उससे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर फैक्टर्स एक मीनिंगफुल अमाउंट ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, तो फैक्टर सॉल्यूशन पोटेंशियली यूजफुल हो सकता है। ओके, द नेक्स्ट मेथड है प्रायोरिटी डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी रिसर्चर एनालिसिस से पहले ही थियोरेटिकली ये डिसाइड कर लेता है कि कितने फैक्टर्स एक्सपेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रीवियस रिसर्च या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में सजेस्ट किया गया है कि 3 अंडरलाइन डायमेंशंस पे फोकस करना है, तो रिसर्चर प्रायर ही डिसाइड कर लेता है कि वो 3 फैक्टर्स क्रिएट करने वाला है। ओके, तो इन मेथड्स को हम फॉलो करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितने फैक्टर्स होने चाहिए या रखने हैं। देन नेक्स्ट मेथड है रोटेट फैक्टर्स का। तो फैक्टर एनालिसिस से सबसे पहले हम फैक्टर लोडिंग को समझते हैं। तो फैक्टर लोडिंग बेसिकली हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल का एक पर्टिकुलर फैक्टर के साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। यानी फैक्टर लोडिंग को वेरिएबल और फैक्टर के बीच कोरिलेशन लाइक रिलेशनशिप के फॉर्म में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी इसका मतलब कि एक वेरिएबल का फैक्टर के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि या नहीं, ये फैक्टर लोडिंग हमें बताता है। तो हम फैक्टर को रोटेट क्यों करते हैं? व्हाई डू वी रोटेट फैक्टर्स? तो क्या होता है, जब हमें इनिशियली फैक्टर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है, तो
उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो रोटेशन का मेन पर्पज है कि एक सिंपलर और एक इंटरप्रेटेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करना या ऑब्टेन करना। ओके, तो आइडियली हम ये चाहते हैं कि वेरिएबल्स किसी एक फैक्टर पर रिलेटिवली हाई लोडिंग करे और दूसरे फैक्टर पर रिलेटिवली लो लोडिंग करे। तो इसे फैक्टर को नाम देना और इंटरप्रेट करना इजियर हो जाता है। ओके, तो फैक्टर रोटेटिंग का मेन पर्पज ही होता है कि हम उसको इंटरप्रेटेबल बनाएं, उसको एनालाइज करने के लिए इजी बनाएं। तो रोटेशन के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है ऑर्थोगोनल रोटेशन, दूसरा है ऑब्लिक रोटेशन एंड तीसरा है वेरी मैक्स रोटेशन। तो मोस्टली वेरी मैक्स रोटेशन को प्रिफर किया जाता है। जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वेरी मैक्स रोटेशन मेथड ही फॉलो किया जाएगा। देन जो नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रेट फैक्टर्स करके, ये रोटेशन के बाद का स्टेप है। इस स्टेप पे हम फैक्टर लोडिंग्स को एग्जामिन करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से वेरिएबल्स किस फैक्टर पे हाई लोड कर रहे हैं। यानी सपोज करिए अगर फैक्टर वन में जो पहला वेरिएबल था प्रिवेंट कैविटीज, उसका लोड 0.82 है। दूसरा वेरिएबल प्रिवेंट डीके, उसका लोड 0.80 है। एंड तीसरा वेरिएबल फ्रेशन टीथ, उसका लोड 0.75 है। तो हम इस फैक्टर को पोटेंशियली हेल्थ बेनिफिट्स का नेम लेबल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने देखा कि ये तीनों वेरिएबल्स इस फैक्टर पे हाई लोड कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हम फैक्टर टू से भी उसके लोड को पोटेंशियली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको नेमिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं। तो हम फैक्टर स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं इंटरप्रिटेशन करने के लिए। तो फैक्टर स्कोर क्या होता है कि हम हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के लिए डिराइव फैक्टर पे उसका एक एस्टिमेटेड स्कोर चेक करते हैं। यानी अगर सपोज करिए कि 6 क्वेश्चन आइटम्स है हमारे पास, तो हमने उनको दो फैक्टर में क्लासिफाई करा और हमने अब हर एक पार्टिसिपेंट के फैक्टर स्कोर्स को देखा। और अब इन फैक्टर स्कोर्स को सब्सिक्वेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं हम, जैसे रिग्रेशन करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करने के लिए, क्लस्टर एनालिसिस करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप है, सिक्स स्टेप का ही पार्ट है कि हम एनालिसिस में ही सरोगेट वेरिएबल्स को भी सिलेक्ट करते हैं। कभी कभी रिसर्चर फैक्टर स्कोर ना कैलकुलेट करके वो सरोगेट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करता है, प्रिफर करता है। तो सरोगेट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल वेरिएबल्स में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना और उन्हें सब्सिक्वेंट एनालिसिस में यूज करना। यानी रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल सेलेक्ट करना, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था। देन जो लास्ट स्टेप होता है, डिटरमाइन द मॉडल फिट। यानी हम चेक करते हैं कि जो फैक्टर सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया है वो ओरिजिनल डेटा में प्रेजेंट रिलेशनशिप को कितना एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्टेप पे हम यही डिसाइड करते हैं। तो हम इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके फैक्टर एनालिसिस करते हैं। आई होप आपको ये 7 स्टेप्स क्लियर होंगे।